औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास, आज जो हमने टॉपिक सीखना है वो बेटा हमारे पास है पीएच स्केल। कि पीएच स्केल क्या होता है। अभी सब बच्चे अपनी बुक नंबर जो है, पेज नंबर जो है 32 ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 32, पीएच स्केल। देखिए, ये स्केल बेटा मेजरमेंट करने के लिए बनाया गया है कि हमारे पास कोई भी पीपीटी है, उसमें जो सॉल्यूशन है वो एस्टिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। पीएच स्केल का बनाने का मेन मकसद जो है, ठीक है, मेन इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो हमने किसी भी जो लिक्विड है हमारे पास, जो कोई भी सॉल्यूशन है, उसको हमने बताना है कि ये एस्टिक करेक्टर का है, ये बेसिक करेक्टर का है, या फिर ये न्यूट्रल है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस स्केल को इसलिए बेटा बनाया गया है कि पीएच स्केल से हमें मालूम हो जाता है कि ये चीज़ एस्टिक है, बेसिक है, या फिर बेटा क्या होगी, ये न्यूट्रल होगी। पीएच होता है, इसी तरह पीओएच होता है। जो पीएच है बेटा वो एसिडिक एसिड के लिए होती है, और जो पीओएच है वो बेस के लिए होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम वाटर वाटर की पीएच लेते हैं। अब वाटर क्या है? वाटर बेटा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। जब इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, ये अपने कंपोनेंट में तहलील हो जाता है, अपने कंपोनेंट में ये डिसॉल्व हो जाता है। किसमें? वाटर में। जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये बेटा हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सिल आइन में क्या हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे H, और साथ बेटा क्या हो जाएंगे, ये OH आइन हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं कि ये ऑटो आयोनाइजेशन कहलाती है, कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं पानी से, ये खुद ब खुद क्या होते हैं, अपने कंपोनेंट में क्या हो जाते हैं बेटा, तहलील हो जाती है। ठीक है, उसको इसमें से हाइड्रोजन आइन बनता है और हाइड्रोक्सिल आइन बनता है। अब हमने वाटर को लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्म में, जो पीछे हमने यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 9 जो पीछे हम कर आए हैं, जहां पर हमने लिखना सीखा था कि किसी भी हम रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हमने केसी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सिंपल था, नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स, यानी जो प्रोडक्ट्स आए हैं, प्रोडक्ट्स को हमने पहले लिखना है और रिएक्टेंट्स को बेटा हमने क्या करना है, बाद में करना है। तो ये हमारे पास केसी की फॉर्म में ये क्या आ गया, हाइड्रोजन आइन, हाइड्रोक्सिल आइन, नोमिनेटर्स बन जाएंगे बेटा, और जो हमारे पास H2O वो डिनोमिनेटर बन जाएंगे। अब हमने वाटर को केसी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वाटर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बोथ साइड। तो बेटा ये KCH2O, अब ये हम वाटर को लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम फॉर्म में, केसी आगे स्क्वायर ब्रैकेट H2O, तो साथ बेटा हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके आइन आ जाएंगे, हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन, और बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, OH आइन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आइन कंसंट्रेशन। अब हम केसी की जगह KW यूज करेंगे, क्योंकि W मीन्स वाटर। वहां पर हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम वाटर्स। ये क्या होता है, KWH और OH है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है ये 1.05 10⁻⁻14, या फिर हम क्या देते हैं 25 डिग्री पर बेटा आ जाता है। यहाँ पर इसकी जो है उन्होंने आयोनाइजेशन हमें ये सिखाई हुई है, और इसको फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसे लिखना है, ठीक है, वाटर को, वो बेटा यहाँ पर उन्होंने गिवन दिया गया है। इसी तरह अब जरा हम आए इसके पेज नंबर 33 पर, यहाँ से हम इसकी डिफाइन करते हैं पीएच की, कि पीएच है क्या, क्योंकि हमने पीएच स्केल पीछे बताया आपको, पीएच स्केल किस लिए यूज होता है। अब ये अक्सर पीएच होती क्या है, देखिए अभी ऊपर ये वो ये बात बता रहे हैं कि जितना स्मॉल फिगर होगा ना, जितनी स्मॉल वैल्यू होगी नेगेटिव एक्सपोनेंट में, उसको कन्वर्ट करना उतना ही बेटा क्या होता है, मुश्किल होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो हम क्या लेते हैं, इसकी वैल्यू बेस के साथ कन्वर्ट कर देते हैं, इसको जो है बेस के साथ क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कहते हैं कि जो पीएच होती है, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। जो H आइन की मोलर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसको बेटा हम कहते हैं ये पीएच कहलाती है। लेकिन ये होती कहाँ पर है, जहां पर आप लोगों के पास जो लॉग की वैल्यू क्या लेते हैं हम, जब माइनस लेते हैं। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन इज नाउन एज
पीएच स्केल बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, ये पीएच कहलाती है। अब जो पीएच स्केल की जो रेंज होती है ना बेटा, वो 0 से लेकर 14 तक होती है। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये 14 तक बेटा जो है ना डिजिट्स जाते हैं, 0 से लेकर 14 तक। अब पहले पीएच की वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं, फिर पीओएच की। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अभी हम पीछे सीख कर आए हैं, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो 1.0 10⁻⁻⁷ है। तो यहाँ पर पुट करेंगे, जितनी हमारे ऊपर ये log 10⁻⁻1 7 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो पीएच हमारे पास कितनी, 7 आ गई। अब जो पीओएच है वो क्या होती है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। वहां पर हाइड्रोजन आयन था, ठीक है, ये साथ डिफाइन लिख ले पीओएच की। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशंस इज कॉल्ड पीओएच। अब जाहिर बात है, पीछे हमने जो पीएच वाटर की जो वैल्यू निकाली है उसमें एच और ओ एच थी ना हमारे पास प्रोडक्ट बेटा। तो जितने हमारे पास पीएच में वैल्यू है उतनी हमारे पास ओएच में वैल्यू है, क्योंकि वाटर को जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन उसमें से हमने इलेक्ट्रिक करंट गुजारा, तो वो एच आयन और ओ एच आयन में हुई है। तो हमारे पास वैल्यू भी न्यूमेरिकली 2 ही आएंगी, 2 हमारे पास न्यूमेरिकली वैल्यू आएंगी। कि एक उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो बेटा क्या कहलाएगी, इसमें से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो दूसरी होगी वो बेटा हमारे पास बन जाएगी हाइड्रो एक्सल आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एच आयन और ओ एच आयन, तो इन दोनों को आपस में बेटा हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया हमारे पास 14 आ गया है, ठीक है। पी ओ एच कैसे निकाल लिया, माइनस लॉग ओ एच आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पर हमने क्या करी, ओ एच की वैल्यू पुट करनी है 1.0 10⁻⁷, ये माइनस लॉग से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस होता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब जब इसको हम क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकली वैल्यू में बेटा लिखेंगे पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 14 आ गया, ठीक है। और ये बेटा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाता है, 25 डिग्री तक जो है ना ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है बेटा। अब नीचे देखो, इसने एक स्केल दे दिया हमें, पीएच दे दिया पहले, कि देखिए जब 0 पे होगा ना तो हाईली एसिडिक होगा। अब इस लाइन को देखें, येलो पैराग्राफ जो है, अब इसमें क्या है कि जितनी वैल्यू पीएच की कम होगी वो उतना ही ज्यादा बेटा क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। 0 पे हाईली एसिडिक है, 1 2 3 4 5 तक 6 तक स्लाइटली एसिडिक होता है, और 7 पर जाकर ये क्या हो जाता है, 7 पर ये जाकर होता ही बेटा क्या होता है, इसको कहते हैं हम ये न्यूट्रल हो जाता है। 7 पे जाकर ये न्यूट्रल हो जाता है, जैसे सिंपल सा कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये 7 पर जाकर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। यानी यहाँ पर ना इसमें एसिडिक बिहेवियर होता है और ना ही बेटा इसके ऊपर कोई बेसिक बिहेवियर होता है, ठीक है। इसी तरह पीओएच को देखो, जब पीओएच 14 पे होगी तो हाईली एसिडिक होगी, लेकिन जब 14 से फर्दर नीचे की तरफ जाएगी तो बेटा ये कम होती जाएगी, और लेकिन जब ये 7 से नीचे की तरफ जाएगी 6 5 7 तक, फिर ये बेटा क्या हो जाएगी, बेसिक होती जाएगी, और जब 0 पे होगी तो ये हाईली बेसिक होगी बेटा। तो सारी को समराइज करते हैं। देखिए जो सोल्यूशन कंटेन होता है ना 0 से लेकर 6 तक, उसे हम कहेंगे बेटा ये एसिडिक कहलाता है। और जो सोल्यूशन कंटेन होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 आती है, ये जब अब आप न्यूमेरिक, जब आप इसको लेबोरेटरी में इसके टेस्ट करेंगे ना, जब इसके न्यूमेरिकली वैल्यू आप फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ आगे इसके मेथड भी आ रहे हैं। अभी मैं आपको मेथड निकालना सिखाऊंगा कि हम पीएच किसी भी सोल्यूशन की कैसे जो है ना मेजर कर लेते हैं। तो अगर लैब में जब इसको परफॉर्म करें तो हमारे पास एक ये बीकर वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं, जिससे फिर जो है ना हम इसको बेटा क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर क्लियरली इसकी वैल्यू बताई होती है कि अगर ये सोल्यूशन लेस देन 6 से नीचे आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये एसिडिक है, अगर ये 6 से ऊपर जा रहा है तो फिर हम कहेंगे ये, अगर 7 से ऊपर जा रहा है फिर हम इसे कहते हैं कि ये बेसिक सोल्यूशन कहलाता है। तो अब पेज नंबर पर आइए बच्चों 34 पर। अब इसकी बेटा हम इसके नताइज पढ़ते हैं, इसके कंक्लूजन्स क्या है और इसके पीएच के यूजेस क्या है बेटा, ठीक है। वही बात सबसे पहले कहते हैं कि जब पीएच की वैल्यू 7 होती है तो ये न्यूट्रल हो जाता है, ये ना एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाता है। और जब
pH की वैल्यू लेस देन 7 होती है, जब pH की वैल्यू लेस देन 7 होती है तो बेटा ये एसिडिक हो जाता है, और जब pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है तो फिर ये कहते हैं बेटा बेसिक हो जाता है। ठीक है, अब और इसकी जो मुकम्मल रेंज होती है, जो pH प्लस POH की जो मुकम्मल रेंज होती है वो बेटा क्या है, 0 से लेकर 14 तक कहलाती है। जो pH की रेंज होती है वो 0 से लेकर 14 तक बेटा कहलाती है वो। ठीक है, 0 से 14 तक होती है। अब इसके यूजेस है कि यूजेस क्या कहते हैं इसके। देखिए, सबसे पहले हम स्टोरी इसकी यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमें एक तो ये पता चलता है इससे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। कोई भी हमारे पास अगर सॉल्यूशन टाइप है ना तो हम उसमें ये चीज सीखते हैं कि आया कि ये चीज एसिडिक है या बेसिक है बेटा। ठीक है, इसको यूज इसमें लिए करते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन द एसिडिक आर नेचर ऑफ सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। तो जो हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसकी हम नेचर मालूम करते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है बेटा। सेकेंडली बेटा ये मेडिसिन के अंदर यूज होती है। ठीक है, आप देखें ना जो ये कफ सिरप होती है या फेवर्स की टेबलेट्स होती है, ठीक है, और अदर चीजें होती हैं, तो अक्सर उस पर लिखा होगा कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। वो छोटी सी जो बोतल होती है ना उसके ऊपर कवर होता है गत्ते वगैरह का, उस पर लिखा होता है कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है। इसकी हम चलो सिंपल सी मिसाल लेके चलते हैं। अब स्टोमिक में जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, स्टोमिक में जब एसिडिटी ज़्यादा होती है ना, आप जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, जी ये मसला हुआ है, तो फिर वो आपको पता क्या देता है, वो आपको एक बेसिक सोल्यूशन देता है जिसके अंदर बेस की क्वांटिटी होती है, अल्कलाइन होते हैं। अब अल्कलाइन क्या करता है, एसिड में डिजॉल्व होकर उसको जो है ना न्यूट्रल कर देता है। एसिड में उसको डिजॉल्व करके क्या कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। तो बेटा वो यहाँ पर ये बता रहा है कि टू यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन कल्चरल माइक्रोबायोलॉजिकली पार्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस के। इसके बाद बेटा दूसरे कहता है जी, इट इज यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टन बायोलॉजिकल रिएक्शन। जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें बेटा हम इसको क्या करते हैं, स्केल को उनको यूज किया जाता है। अब पेज नंबर 35 पर आइएगा, पेज नंबर 35 जी। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रेसिपिटेट का, जो सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देते हैं। एसिडिक का कलर अलग से होता है, बेसिक का कलर ये अलग कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं कलर। अब क्या है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और एसिडिक और बेस में यानी एसिड में और जो अल्कलाइन होते हैं उनमें बेटा ये डिफरेंट सॉल्यूशन देते हैं। और जो लिटमस है बेटा वो कॉमन क्या कहलाता है, इंडिकेटर कहलाता है। अब जो रेड सॉल्यूशन होता है उसमें बेटा वो एसिडिक कलर होता है, और जो ब्लू होता है उसको हम कहते हैं ये बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। दो तरह के बना देते हैं, ये एसिडिक को बेटा ये रेड कर देते हैं, और जो बेसिक होते हैं वो ब्लू कर देते हैं। एक्वियस सॉल्यूशन को बेटा उसको वो ब्लू कर देते हैं। अब ये क्या कहता है, जैसे फिनाफ्थलीन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब फिनाफ्थलीन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बेटा। अब ये जब इसको सॉल्यूशन में हम यूज करेंगे ना, एसिडिक सॉल्यूशन को तो ये क्या कर देगा, रेड कर देगा, और उसको एसिडिक सॉल्यूशन को तो ये कलरलेस बना देता है, ठीक है, और जो अल्कलाइन है बेटा उनको क्या कर देगा, ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह बेटा इसमें जो वैल्यू होती है कलर चेंज में पीएच की तकरीबन अबाउट 9 होती है। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक से बेसिक की तरफ चला गया है। अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन आपके पास हो ना, ठीक है, तो उसको ये कलरलेस कर उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह कहते हैं फिनाफ्थलीन इज कलरलेस सॉल्यूशन विद द पीएच लेस देन कितनी होती है इसकी बेटा, 9 होती है, और जिसकी पीएच 9 ऊपर हो तो उसको कहते हैं कि वो रेड शो करता है। इसमें क्या कलर होता है, ये रेड कलर बेटा इसके अंदर हो जाता है। नीचे कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं। मिथाइल ऑरेंज, इसकी पीएच बेटा 4 होती है, कलर इसका येलो होता है अल्कलाइन में। इसी तरह लिटमस रेड, इसकी बेटा पीएच 7 होती है, यानी ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये ब्लू होता है अल्कलाइन में। फिनाफ्थलीन ये बेटा कलरलेस होता है, और इसकी पीएच कितनी होती है, 9 होती है, और ये बेटा क्या होता है, रेड होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइएगा पेज नंबर 36 पर, पेज नंबर 36 बच्चों। अब इसके मेजरिंग क्या है कि इसको जो है ना आप कैसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसके ना दो तरीके कार हैं मेजर करने के, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर और दूसरा
पीएच मीटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो है ना एक, जैसे आप कह लें पेपर टाइप, हमारे पास जो है ना एक पेपर होता है, जैसे टिश्यू टाइप पेपर होता है, ठीक है, उसको हम, आप कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है ना उसकी कटिंग कर लेते हैं, लंबाई में, लेंथ की फॉर्म में। अब क्या करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन की हमने पीएच मालूम कर लिया, पीएच और पीओएच, इसको हम पीएच पेपर भी कहते हैं। जो पीएच इंडिकेटर है ना बेटा, इसके लिए हम पीएच पेपर इसको बोलते हैं कि इसको यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर डिफरेंट वैल्यू लिखी हुई होती है, ये मुकम्मल होता है, इसके ऊपर 0 से लेके 14 तक वैल्यू लिखी हुई आपको मिलेगी। क्या करते हैं आप लोग, जो आपके पास सॉल्यूशंस है उसमें सिर्फ इसको डिप करना है। जब आप इसको डिप करते हैं तो पानी के उस सॉल्यूशंस के अंदर, तो फौरी जो है ना इसकी रीडिंग स्टार्ट हो जाती है 0 से। अगर वो सॉल्यूशन बेटा आपके पास एस्टिक है तो वो 0 से लेके 6 पर जाकर रुक जाएगा। अगर, एक तो ये चीज, सेकेंडली कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम कलर से पहचान करते हैं। अब कलर से पहचान क्या करेंगे, अगर उसके कलर का रेड कलर हो गया तो हम कहेंगे ये एसिडिक हो गया। इसी तरह अगर उसका ब्लू कलर हो गया तो उसको हम कहेंगे ये बेसिक है। थर्ड फॉर्म, अगर इसका कुछ हुआ ही नहीं है, न्यूट्रल हो गया फिर बेटा ये। अगर इसका कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बेटा इसके अंदर आ जाती है। अब इसी तरह आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये डिफरेंट कलर के, देखो पूरा उन्होंने पेपर आप लोगों को दे दिए, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने बेटा क्या कर दिया कि उस सोल्यूशन में आपने डिप किया है, तो उसके बाद आपको वहां से पेपर के ऊपर उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास वैल्यू वाला पेपर है 0 से लेके 14 तक, तो सोल्यूशन अगर एस्टिक है तो 0 से 6 के राउंड में रहेगा। अगर आपके पास डिजिट्स वाला पेपर नहीं है, सिंपल है पेपर एस्टिक ही, जिसमें यूज करते हैं। 2 तरह के होते हैं ये केमिकल लैब में, ठीक है। एक पे तो वैल्यू लिखी होती है, एक पे वैल्यू मेंशन होती है, और एक बेटा एक पे वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ ऐसे ही होता है, उस पर हम उसके कलर की वजह से उसकी पहचान करते हैं कि इसकी पहचान क्या है, इसका ये कलर क्या बनता है। तो उस पे बेटा अगर उसका कलर चेंज होगा, रेड होगा एस्टिक और ब्लू होगा, तो उसे कहेंगे हम ये अल्कलाइन है। ऐसे ही है, अगर यहाँ से पीएच 1 से 6 तक जाएगी तो एस्टिक, देखिए 1 में रेड दे रहा है, ऑरेंज दे रहा है, 1 से शुरू करें आप, और फिर 8 पे जाएं, ये ग्रीन टाइप दे रहा है, ग्रे टाइप दे रहा है कलर, इस तरह के फिर इसके बेटा जो क्या आते हैं, कलर आना वहां पर शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, ये बेटा क्या था, यूनिवर्सल इंडिकेटर था। ठीक है, एक बार मैं इसको रीड भी कर देता हूँ। Some indicator are used as mixtures. The mixtures indicator give different colors in the pH value. It is used to measure the pH solutions. Such mix is indicator is called universal indicator. इसको हम कहते हैं सिंपल pH इंडिकेटर भी कहते हैं। अब इसके 2 नेम है, याद रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज सिंपल pH इंडिकेटर, तो फिर वहां पे सोचने लग जाना कि हमने तो यूनिवर्सल पढ़ा था, ये सिंपल pH कहाँ से आ गया। तो बेटा इसी के 2 नेम है, ठीक है। इसके बाद द pH ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय डिपिंग द पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इन द सॉल्यूशन। अब जो मैंने वो तरीका समझाया था कि बीकर के अंदर आपके पास एक क्या सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को बेटा आप क्या करते हैं, उसके अंदर डिप कर देते हैं। जब सॉल्यूशन उस पेपर को आप डिप करते हैं, उसके ऊपर जो है ना डिफरेंट वैल्यू बेटा आना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। द pH इज देन फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑब्टेन विद कलर चार्ट। ठीक है, उसमें कलर आना शुरू हो जाता है जी। अभी हम एक टॉपिक और सीखते हैं, फिर इसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल है वो इंशाल्लाह कर मैं जो है ना आप लोगों को बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है, जिसके 2-4 ये न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल जो इंक्लूड है, वो फिर अगर हम बोर्ड पे करेंगे, इसके बाद ये हमारा पेज नंबर 40 तक चल रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब हम पीएच मीटर की जानिब चलते हैं कि पीएच मीटर क्या है। अच्छा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ गया, जो पीएच है ना बेटा, ये आसान हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेटा हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है। अच्छा, इससे जो वैल्यू आती है ना वो काफ़ी एक्यूरेट आ जाती है, और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना बेटा, उससे ये आसान है, वो थोड़ा सा टफ होता है वैल्यू इसकी नोट करना, इसकी वैल्यू एक्यूरेट आ जाती है, ये डिजिटल होता है। अब इसमें क्या है, एक आपके पास गैल्वेनोमीटर होता है, 2 बेटा आपके पास, एक आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। अब क्या करते हैं, जब आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर आपके पास पीपीटी है, कोई सोल्यूशन है आपके पास बना हुआ,
ठीक है। तो सोल्यूशन आपके पास उस पीपीटी के अंदर सोल्यूशन है या बीकर में आपके पास सोल्यूशन है, तो आप उसको क्या करते हो, जो आपके पास इलेक्ट्रोड है उसको डिप कर देते हैं, डिप करते हैं और गैल्वेनोमीटर को बेटा बोर्ड के साथ जो बटन उसके साथ क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। तो क्या होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो यहाँ पर जो सोल्यूशन में से फिर जब सोल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोड डिप कर दिया तो यहाँ पर बेटा जो आप लोगों के पास ये बारीक सी सुई नजर आ रही है, ये मूवमेंट करना शुरू होगी। ये 0 से लेकर 14 तक होती है, ये बेटा 0 से लेकर 14 तक होती है, ये 0 से लेकर 14 तक जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पर मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। अगर सोल्यूशन आपका एस्टिक है ना, तो ये 1 से लेकर 6 तक घूमती रहेगी, वहां पर रुक जाएगी मूव करते हुए। अगर यही वैल्यू आप लोगों की ग्रेटर देन है, 7 से ग्रेटर देन, अगर यही वैल्यू बेटा आप लोगों के पास, तो ये फिर बेटा आप लोगों के पास क्या होगी, वहीं पर आकर 7 से ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, 8 9 10 11 12 13 14, वहीं पर जाकर कहीं पर बेटा क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अगर ये जो आपके पास सोल्यूशन है बीकर के अंदर, अगर ये न्यूट्रल है, अगर बेटा ये न्यूट्रल है, तो फिर आपके पास ये जो सुई है वो 7 पर जाकर क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। तो फिर हम कहेंगे कि जो बीकर के अंदर सोल्यूशन है बेटा ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। और ये जो मेथड है ना, ये कंपेरेटली जो है ना वो दूसरा यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला उससे ज़्यादा आसान है, उसमें इसकी चीज़ भी एक्यूरेट आ जाती है बेटा इसमें वैल्यू। अब चलो इसको मैं रीड कर देता हूँ, पीएच मीटर को क्या होता है जी, पेज नंबर 36 पर आ जाइएगा। The pH of solution can be measured with a pH meter. It consists of a pH electrode connected to a meter के. The electrode is dipped into the solution and the meter shows pH either on scale or digitally. ठीक है, it is much more reliable, accurate. अब वो खुद बता रहा है कि ये जो मेथड है बहुत रिलेबल है और इससे एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है, इससे हमें जो वैल्यू आती है वो एक्यूरेट आ जाती है। Method accurate pH measuring than universal indicator paper through the latter is often more conventional। जो दूसरा हमने मेथड सीखा है उससे कई इसकी वैल्यू बेटा क्या आ जाती है, सेम अच्छी आ जाती है, एक्यूरेट आ जाती है, रिलेबल वैल्यू इसके अंदर बेटा आ जाती है। अच्छा ये पेज नंबर 37 पे ना कुछ हमारे न्यूमेरिकल है, ये मैंने समझा भी दिए थे, लेकिन ये कल जो है ना बेटा दोबारा फिर मैं है ना आप लोगों को ये बोर्ड पे समझा दूंगा, इसमें जो न्यूमेरिकल है। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ये साल्ट्स है, पेज नंबर 38 39 और 40 तक शामिल है। तो अभी हम थोड़े से साल्ट्स के अबाउट सीख लेते हैं। बाकी जो पेज नंबर 37 है ये न्यूमेरिकल्स हमने कल समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, बोर्ड पे दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। अभी हम ये पेज नंबर जो 38 है ना और 39 जिसकी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है साल्ट की, बस यहीं तक करते हैं टॉपिक को कल। फिर बाकी इसका एक टॉपिक रह जाएगा हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। कल इंशाल्लाह प्रिपरेशन ऑफ साल्ट करेंगे और साथ पीछे जो न्यूमेरिकल्स है ये करेंगे, और फिर इसके बाद बेटा ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप लोगों की फिर ये डायरी होगी वो इसके साथ साथ एक्सरसाइज की वो बेटा आप लोग करेंगे। सिंपल है ये न्यूमेरिकल, देखें पेज नंबर 37 पर, लेकिन फिर भी ये कल जो है ना मैं दोबारा बेटा आप लोगों को करवा दूंगा। अभी पेज नंबर 38 पर आइएगा, पेज नंबर 38 साल्ट। अब साल्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि साल्ट होते हैं क्या। देखिए पीछे हमने एसिड और बेसिक की कैरेक्टरिस्टिक सीखी है बेटा, उसमें हमने यही चीज सीखी है कि जब हम एसिड और बेस को आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमारे पास दो चीजें बनती है, एक साल्ट बनता है और दूसरा क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो साल्ट क्या है बेटा, साल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आप एसिड और बेस को ऐड करते हैं, ठीक है, जब एसिड और बेस ऐड हो रहे हैं आपके पास साल्ट और वाटर बन रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बेटा कहलाता है इसमें। अब इसमें क्या होते हैं, आयन और कैटाइन होते हैं। इसमें बेटा हमारे पास आयन होते हैं और साथ कैटाइन होते हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव आयन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले ये होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है एनाइन वो क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बड़ी आसान सी जो कॉमन जो टेबल साल्ट है NaCl कंसेप्ट सीखा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, कि क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है अपने ऑक्टेट से, जो क्लोरीन होता है उसका जो लास्ट ऑक्टेट होता है उसमें एक
उसको वैलेंस शेल की क्या होती है ज़रूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको क्या होती है ज़रूरत होती है, तो वो क्या करता है उधर से एक्सेप्ट कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो ये क्या बना देते हैं मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बना देते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये टेबल साल्ट है, NaCl है बेटा, ठीक है। cation is metallic और derived from base therefore is called basic radical। इसी तरह बेटा जो हम एनाइन ड्राइव करते हैं एसिड से उसे हम कहते हैं ये एसिडिक रेडिकल कहलाता है। नीचे उसने मेटल दे दिया, फिर एसिड बता दिया और साथ उनके साल्ट के नेम बता दिए बेटा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ऊपर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। आज हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तक करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉल्ट्स की। सबसे पहले बेटा कहते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन होते हैं, जाहिर बात है आयनिक तो होंगे क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव होता है और दूसरा इसमें क्या होता है नेगेटिव आयन होता है, ठीक है, दो चीजें बेटा इसमें होती है। अच्छा ये कुछ बच्चे अब इंटर हो रहे हैं क्लास में, जैसे ये बासिम आ गया, तो एक दो और आए हैं अभी, सुलेमान भी लेट आया है, तो कोशिश किया करें जल्दी आ जाया करें, ठीक है। अब ये लेक्चर एंड होने लगा है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने पीछे से रिवाइज कर ली है, तो फिर इस तरह जो है ना पता नहीं चलेगा आप लोगों को। तो टाइम है क्लास का 11 बजे का, तो बेटा 11 बजे क्लास में जो है ना इन हो जाएगा। हाँ अगर कोई मजबूरी होती है तो उसकी और बात है, अगर कोई नेट वगैरह का प्रॉब्लम आप लोगों का बना हुआ है, ठीक है, या अदर कोई जेन्युइन मजबूरी है फिर तो चले है, लेकिन ऐसे नहीं हैप्चुअल नहीं होना कि जो है ना कि लास्ट पे जाके सिर्फ हम क्या हो जाएंगे बेटा इंटर हो जाएंगे, सही है। तभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस हो अब ले लेता हूँ, पहले मैं कोशिश थी कि पहले अटेंडेंस हो, लेकिन मैं अक्सर आप लोगों की लास्ट पे अटेंडेंस लगा देता हूँ कि चले जिन बच्चों को अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है वो इंटर हो जाए, उनकी अटेंडेंस लग जाए उनकी जी। तो अभी पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे कि ये क्या होते हैं जी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, तो उसमें क्या होगा ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। दूसरे बेटा जाहिर बात है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होती है। इसकी वजह क्या होती है कि उसमें कैटाइन भी है और एनाइन भी है, ठीक है, दोनों मिलकर उन्होंने क्या बना दिया एक आयनिक कंपाउंड बना दिया, तो फिर उनको जो है ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है मेल्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों उसके अंदर जो है ना स्पीशीज होती है कैटाइन भी और एनाइन भी। most of the salt, next page number 39 पर, most of the salt contain water crystallization which is responsible for the shape of crystals. Number of molecules of water specified is salt, they are written in the chemical formula from salt। कुछ अच्छा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो स्पेशली जो है ना वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे ये जिप्सम है, हम कॉपर सल्फेट है हमारे पास CuSO4 5H2O, उसी तरह फिर जिप्सम जिसे आप कहते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। अब इसमें क्या होता है वाटर की जो है ना क्वांटिटी होती है, इसमें अलग से जो है ना वाटर इसमें क्या होते हैं डिसॉल्व होते हैं, मिक्स हुए होते हैं। अब लास्ट पे क्या कहते हैं साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, साल्ट क्या होते हैं न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली रेशो होती है वो दोनों एक दूसरे को बेटा क्या की होती है एम की होती है, चार्ज को कैंसिल किया होता है। दे डू नॉट इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखिए जब चार्ज उनके क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। जब चार्ज कैंसिल हो गए तो उसके ऊपर बेटा क्या हो जाएगा जिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज जब इक्वल होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमने आज यहीं तक करना था। अब हमारा एक टॉपिक रह गया, एक तो प्रिपरेशन रह गई है, इसके बाद हमारे पास 9th है, उसके बाद हमारे पास ये एक बेटा हमारे पास प्रिपरेशन रह गई है इस टॉपिक की, और पीछे से जो है ना पेज नंबर 37 ये एग्जाम्पल्स रह गई है। तो इंशाल्लाह ये जो है ना बेटा आप लोगों को कल करवा दूंगा, ठीक है, ये हम कल करेंगे चैप्टर, ये बेटा हमारा मुकम्मल हो जाएगा। साथ साथ जो है ना इसकी एक्सरसाइज को दोबारा से फिर इंडिकेट करवा दूंगा, क्योंकि मैंने 2 बार क्लास में भी करवाई हुई है कि ये चीज़ें बेटा इसमें शामिल है। तो आप लोग एक बार फिर जो है ना निशान लगा लेना अगर किसी बच्चे के बुक पर नहीं लगे हुए कि ये बट इसमें क्वेश्चन शामिल है। वैसे तो आप लोगों की कॉपी मुकम्मल करवाई हुई है, आप लोगों को खुद भी पता है कि आप लोगों की हर बच्चे की कॉपी जो है ना कंप्लीट है, तो उससे जो है ना फिर ये एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने साथ साथ अटेम्प्ट करना। चले अभी कोई जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन होगा वो हैंड रेज कीजिएगा, तो उसको जो है ना क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, तो वो बेटा कीजिएगा नहीं, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर जो है ना नेक्स्ट आप लोगों की सर इसरार की क्लास है शायद इंग्लिश की, तो सर आप लोगों के आ गए हैं, वो भी शायद वेट कर रहे हैं, तो फिर जो है ना आप इंग्लिश की क्लास लीजिएगा, ठीक है बेटा, ओके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ बेटा।